आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो मिथ हैं, उनको दूर करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। और कितने ही प्रकार के योग, कितने ही प्रकार के दोष होते हैं जिनको लेकर लोग हमेशा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारा इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि उनकी परेशानी को दूर किया जाए और जो मिथ्य समाज में फैले हैं, जिनको लेकर वो सोचते रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को इस सोच में ही बर्बाद कर देते हैं कि ये दोष हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। अगर कुंडली होती है, अगर कुंडली सही तरीके से बनाई गई है तो भी बहुत कुछ उसका फल जो है हमें मिलता है। अगर जन्म कुंडली जब हम बनवाने जाते हैं, अगर वो सही तरीके से ना बनी हो तो जो गणित होता है, जो आंकलन होता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हमारी जिंदगी का है, जो आधार है, वो जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या उसका आधार होना चाहिए, इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे आचार्य जी से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, जन्म कुंडली की अगर बात की जाए तो किसी भी पंडित के पास जाते हैं, किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या जन्म कुंडली है आपके पास। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि जन्म कुंडली है क्या और इसका आधार क्या है। देखिए, क्या है कि हमारा जो जन्म हुआ, उस जन्म के अंदर हम अपने जीवन में क्या क्या भोग भोगेंगे, क्या क्या हमारे को शुभ फल मिलेंगे, क्या क्या हमारे को अशुभ फल मिलेंगे, इन सब चीज़ों को जानने का जो विचार है, जो पद्धति है, वो हमारे पास एक ही शास्त्र है, उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र भी कैसे जानेगा, जब हम बच्चे का जन्म हुआ उस समय जो ग्रह, नक्षत्र आदि जो ग्रह जो थे, वो अपने अपने पथ पे परिभ्रमण करते हुए जिस स्थान पर विशेष थे जन्म के समय, उस स्थान विशेष की जो फोटो अगर हम खींचते हैं, एक इमेज खिंचती है, उसी इमेज को हमने जन्म पत्री कहा। जो जन्म पत्री है उसमें जन्म के समय फलाना फलाना ग्रह यहाँ पर विद्यमान था, फलाना फलाना ग्रह इस नक्षत्र के इस चरण में विद्यमान था, उस समय ये लगन उदित हो रहा था, चंद्रमा इस राशि से गोचर कर रहा था, इस समय इस बच्चे का जो जन्माक्षर है ये बनता है, इसको दशा जो है ये प्राप्त हुई है। ये सब जो चीज़ें हैं ये इसलिए जानी जाती हैं कि व्यक्ति जो है, हम शुरू से ही बड़े जिज्ञासा वाले लोग रहे हैं कि मेरा जो जीवन है उसमें आगे मेरे साथ होगा क्या, इन सब चीज़ों को हम जाने कैसे। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष जो विद्या है, देखो ये ज्योतिष शास्त्र भी है और ये विद्या भी है। 14 विद्याओं में से एक विद्या है जिसका नाम है नक्षत्र विद्या। और शास्त्रों के अंदर भी एक जो है शास्त्र है जिसका नाम है ज्योतिष, जिसको वेदांग का अंग भी कहा गया। हमारे यहाँ का बात कही गई है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु। ज्योतिष जो है वो वेदों की आँख है, नेत्र है। क्यों है? बहुत बड़ा कारण है कि बिना नेत्र के, बिना आँख के आप इस संसार में क्या है क्या नहीं है इसको आप देख कैसे सकते हो।
तो जितना भी मुहूर्त प्रकरण है, क्योंकि किसी देवता की आराधना वगैरह करनी है तो उसके लिए भी हमें ज्योतिष की आवश्यकता थी। तो मनुष्य के जीवन में जो भी शुभाशुभ घटना घटेगी, कैसी घटेगी कैसी नहीं घटेगी, इसके लिए जो है वो जन्म पत्री की बात हुई, और जन्म पत्री जो है वो हमें बनवानी पड़ती है। दूसरी बात है आधार क्या है। इसके हम आधार जो हैं वो हमारे पास 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। जन्म के समय जो फोटो हमने खींची जिसको हमने जन्म पत्री कहा, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रह वहाँ रुके तो थे नहीं, अपने अपने पथ पे आगे परिभ्रमण कर रहे थे। उसी प्रकार से मेरा जन्म होने के बाद मेरा जीवन भी वहाँ रुका नहीं, मैं भी आगे की तरफ चल रहा हूँ, मेरे जीवन में भी नाना प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। तो जो ग्रह आगे चलते रहते हैं उसके आधार पे मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, इन सबको जानने का जो आधार है वो ज्योतिष शास्त्र है, और उसका प्रमुख कारण है आपकी और मेरी जन्म पत्री। और बढ़ते हैं आगे, जानना चाहेंगे जन्म का समय तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आपने बताया कि नाल छेदन जब होता है तो वही समय उपयुक्त माना जाता है, और जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो भी अब वही समय अपने बच्चों का भी लिखाएंगे जो आपने अभी बताया है कि उस समय का जो टाइम होता है वो बेहद ही अच्छा होता है, और वही समय जन्म पत्री के लिए होना चाहिए। जन्म पत्री बनवानी कब चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म हुआ करता है तो उसके बाद में छठे दिन हमारे यहाँ पर छठी पूजन हुआ करता है, उसी दिन जन्म पत्री भी बनानी चाहिए। हमारे यहाँ पर सूत्र है, ललाट पटे लिखिता विधाता षष्ठ दिने याक्ष मालिका च ताम जन्म पत्रीम प्रकटी विधाते यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात ललाट पट पे, अर्थात हमारे मस्तिष्क पर वो जो विधाता है वो छठे दिन आकर के हमारे जीवन में जो भी कुछ घटनाक्रम घटेगा वो सब लिखता है। ऐसी मान्यताएं भी हमारे यहाँ पर है। किस प्रकार से, याक्ष मालिका च, जिस प्रकार किसी भी माला के अंदर एक के बाद एक मोती जो है वो पिरोया जाता है, उसी प्रकार से सारे घटनाक्रम को वो लिखता है। और ये जो जन्म पत्री है, ताम जन्म पत्रीम प्रकटी विधाते, जो विधाता ने जो कुछ भी लिखा था उस सब को ये जन्म पत्री प्रकट करती है। यथा वस्तु घना अंधकारे, जिस प्रकार किसी अंधकार के वातावरण में, मान लीजिए कोई कमरा है जिसमें अंधकार है, वहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन आप वहाँ कोई दीपक जला देंगे तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी हुई हैं वो हम सब सारी चीज़ें हमें दिखलाई पड़ने लग जाती हैं। उसी प्रकार से ये जो जन्म पत्री है ये हमें सब कुछ दिखलाने में सक्षम हुआ करती है। तो इसलिए छठे दिन जो है वो ज्योतिषी को बुलाना चाहिए, या ज्योतिषी के पास जाकर के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो सब दे करके जन्म पत्री का निर्माण करवाना चाहिए। और उसके जीवन में आगे कोई भी दोष हैं उस कुंडली में या किसी प्रकार की कोई परेशानी है उसके बारे में भी उसकी जानकारी लेनी चाहिए, और उससे संबंधित उपाय भी हमें कर लेने चाहिए। जी, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय जन्म पत्री बनवाने लगते हैं, लेकिन आचार्य जी के अनुसार जन्म पत्री छठे दिन, जिस दिन छठी होती है उसी दिन बनवानी चाहिए। और जन्म पत्री का बनाना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही आपकी ज़िंदगी में जो घटनाक्रम घटने वाला होता है, जो परेशानियां आने वाली होती हैं, जो खुशियां आपको मिलने वाली होती हैं, उसका आभास जो है, उसका जो पता है वो आपको पहले ही चल जाता है। और अगर परेशानियां आने वाली होती हैं तो उनसे आप जो है दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, उनके उपाय भी करते हैं। और इस प्रकार से अगर करेंगे तो ज़िंदगी सच में काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो जन्म लिया है जिस बच्चे ने उसके लिए। बढ़ते हैं आगे, जन्म पत्री आपने बताया कि छठे दिन बनानी चाहिए, जिस दिन छठी होती है। और छठी होती है तो हम लोगों के यहाँ काफ़ी धूमधाम भी होती है। और एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जन्म पत्री बनवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये लोगों को आप बताएं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। उन सब जो चीज़ें हैं उनको कहीं न कहीं जन्म पत्री के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं और उससे सामने वाले को अवगत भी कराते हैं। हमारा जो जन्म है उसके पीछे जो कारण है वो है प्रारब्ध कर्म। हमारे यहाँ के हुआ करते हैं। पहला जो कर्म है उसका नाम है संचित कर्म। संचित कर्म वो हुआ करता है जो जन्म जन्मांतरों में हमारे द्वारा किया गया है, और वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का है, लेकिन उसका एक अपना एक भंडार है और वो बहुत बड़ा कर्म फल है जो एक जगह पर हमें जो है इकट्ठा हुआ मिलता है। लेकिन जो जन्म हुआ वो जो दूसरा प्रकार का कर्म है उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। इस जन्म में संचित कर्मों के अंदर जो कर्म थे उनको लेकर जो मनुष्य ने जन्म लिया है उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। तो जन्म पत्री में कुछ भाव होते हैं जिनसे हम संचित कर्मों का विचार करते हैं,
कुछ से हम विचार करते हैं प्रारब्ध कर्मों का, और एक तीसरा प्रकार का कर्म हुआ करता है जिसका नाम है क्रियमान कर्म, अर्थात हम इसी जन्म में कर्म करेंगे और इसी जन्म में उसका भोग भी हम भोग लेते हैं। कुछ जो कर्म हैं जो क्रियमान, वो अगले जन्म में ट्रांसफ़र भी हो जाया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जन्म पत्री बनाने के बाद किसी को कोई आयु की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की बात है, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा जो है वो माता पिता के साथ में उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, मान लो 2 शादी के योग आदि हैं या नपुंसकता के योग आदि हैं, वो जैसे जिस प्रकार से डॉक्टर जो है वो किसी भी रोगी को टेलीस्कोप लगा करके उसके बारे में पता लगाता है कि इसको फलानी फलानी प्रॉब्लम है, उसी प्रकार ज्योतिषी भी एक हॉरोस्कोप लगा करके उसमें ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति देख करके पता लगा लिया करता है कि इसको फलानी फलानी दिक्कतें होंगी या ये अच्छी चीज़ें हैं इसके जीवन में, ये चीज़ें खराब होंगी। उनसे संबंधित जो भी फिर उपाय हैं हम उनको कर सकते हैं। और इसके बनाने का जो एक और जो फ़ायदा है वो ये भी है कि कुंडली मिलान आदि के लिए, ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति देखने के लिए, गृह निर्माण करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो फल है वो मुहूर्त के प्रकरण में भी अशुभता के रूप में हुआ करता है। मान लीजिए अगर आपने नींव जो खुदाई करते हैं हम, तो उसमें हमारे यहाँ पर चंद्र राशि का विचार सर्वश्रेष्ठ करना पड़ता है कि चंद्रमा का जो बल है वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमारे यहाँ सूत्र है कि मुख दबे त्रिया डसे, पूंछ दबे भरतार, जो कोई दाबे मध्य में होए कुटुंब संहार। अगर नींव खुदाई के वक्त अगर आपको आपकी जो जन्म राशि है उसकी जानकारी नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि चंद्र जो सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनकी राशि का भी आपको विचार की जानकारी नहीं कि वो कहाँ चल रहे हैं, और आपने गलत जगह पर अगर नींव खुदाई कर दी तो उसके जो फल हैं वो मुहूर्त प्रकरण में घटित हो रहे हैं, न कि आपकी जन्म पत्री से घटित हो रहे हैं। इसलिए जन्म पत्री जो है वो उसको बनवाने के अपने फ़ायदे हैं। दूसरी बात एक और भी है, आम भाषा में कहें कि आप अपने जीवन में कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ कभी नहीं भूलेंगे। आपके पास एक तरीके का एक रिकॉर्ड होगा जो हमेशा के लिए उपलब्ध होगा, और हो सकता है कि वैसे भूल भी जाते हैं आजकल पेरेंट्स जो हैं, जो पूछा जाए किसी से कि मेरे बच्चे का जन्म कब हुआ तो वो पता नहीं कौन कौन से बहाने बताते हैं कि फलाने की शादी हो रही थी तब बच्चे का जन्म हुआ था, ये हुआ था। तो ऐसे में जन्म पत्री के अपने फ़ायदे हैं, जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, जन्म पत्री बनवा के रखने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसलिए जन्म पत्री बनवा लेनी ही चाहिए। जी, तो जन्म पत्री बनवाने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, और इससे जिस तरीके से गुरुजी ने कहा कि जो माता पिता होते हैं कई बार वो जन्म जो डेट होती है उसे भूल जाते हैं, कई बार तिथि याद रखते हैं लेकिन डेट वो भूल जाते हैं। तो अगर जन्म पत्री बना लेते हैं तो इस लिहाज से भी वो उनके लिए लाभप्रद होती है, और साथ ही साथ वो इसलिए भी लाभप्रद होती है कि अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्र दिखाते हैं तो जीवन में जो घटनाएँ घटने वाली होती हैं उसका समय रहते ही आपको पता चल जाता है और आप उनका उपाय कर लेते हैं, तो जीवन में जो कष्ट होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। सवाल एक ये भी उठता है आचार्य जी यहाँ पर कि जन्म पत्री कब दिखानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परेशान होते रहते हैं और नहीं ध्यान दे पाते जन्म पत्री की तरफ या जन्म कुंडली की तरफ, तो कब दिखानी चाहिए? देखिए, इसके लिए एक सीधा सा सिंपल सा व्यवहारिक नियम है कि जब तक हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। मेरे को कोई स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई स्वास्थ्य की दिक्कत है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर हम पीछे जा कर के देखें हमारी परंपरा में, तो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वो वर्ष फल श्रवण हुआ करता था, जिसको हम कहते थे सम्मत। जब हमारा प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में हमारा नया वर्ष जो है हिंदू समाज का वो प्रारंभ होता है। उस समय हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ज्योतिषी के पास जाते थे या ज्योतिषी वहाँ आ जाया करते थे, तो वो एक वर्ष में जो घटनाक्रम घटेगा बच्चे के जीवन में या आपके जीवन में, उसका फल का श्रवण किया करते थे, पूछ लिया करते थे। एक तो था आधार ये, दूसरा आधार ये कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है और वो किसी प्रकार से आपके समझ में नहीं आ रही है, तब भी आपको किसी ज्योतिषी की सलाह ले लेनी चाहिए। क्या पता कि उसके उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जो संकट है, जो परेशानी है, वो दूर हो सकती हो। और इससे होगा भी क्या कि कहीं ना कहीं जब जो समस्या और जो संकट है अगर वो दूर हो जाता है तो ज्योतिष के प्रति भी आपकी आस्था जागृत होगी, और ज्योतिष के प्रति अगर आपकी आस्था जागृत होगी तो आप इसके प्रति एक श्रद्धा का भाव भी पैदा होगा आपके अंदर। तो हम कह सकते हैं
कि जब हमें ज़रूरत लगे उस समय हमें ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी जन्म पत्री दिखा लेनी चाहिए। अन्यथा अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा है कि दिखाएं या ना दिखाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी बात गुरुजी ने यहाँ पर बताई है कि जब तक हम बीमार नहीं हो जाते और जब तक हम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं पहुँच जाते, तब तक हम डॉक्टर के पास जाना भी उचित नहीं समझते। सिर्फ पेन किलर्स लेकर अपना काम चला लेते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे उपाय जो लोग बताते हैं उनको करके हम छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तभी किसी अच्छे ज्योतिषी का हम रुख करते हैं। तो ये बात जग जाहिर है कि जब तक आप बीमार नहीं होंगे तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और यही बात वहाँ पर भी लागू होती है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक आप ज्योतिषी का रुख नहीं करेंगे। जब आपकी ज़िंदगी में उठा पटक शुरू हो जाती है तब आप किसी अच्छे ज्योतिषी की तलाश में जाते हैं। तो जन्म पत्री दिखाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समय जन्म पत्री को दिखाना चाहते हैं। हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊँगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124408863, 9971743292, 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन के आधार जन्म पत्री की, जन्म कुंडली की, जिसमें हमारी ज़िंदगी में होने वाले घटनाक्रम का ब्यौरा होता है। और तब तक हम किसी ज्योतिषी का रुख नहीं करते जब तक हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, हमें किसी तरह की परेशानी ने घेर लिया है, तब हम किसी अच्छे ज्योतिषी की तलाश में निकल पड़ते हैं और उपायों को अपनाते हैं। तब जाके हमारे कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, जन्म पत्री की बात कर रहे थे कि कब बनवानी चाहिए, कब दिखानी चाहिए और क्या आधार हमारे जीवन में इसका होता है। एक बात यहाँ ये भी है कि जब बच्चे का जन्म होता है, आपने जिस तरह से बताया कि छठी के दिन जन्म पत्री बनवानी चाहिए, तो क्या जन्म पत्री के अनुसार ही बच्चे का नामकरण या नाम रखा जाना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे यहाँ पर 2 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय तो ये है कि जन्म पत्री के अनुसार जो अक्षर निकला है हमारा, उस अक्षर के ऊपर आधार पर ही बच्चे का नामकरण किया जाना चाहिए। दूसरा संप्रदाय ये भी था कि
जो बच्चे का जन्म अक्षर निकला है उसके आधार पर भी जो है बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। इनके पीछे ये कारण रहा कि उनको ये लगता था कि पहले किसी ने हमारे बच्चे पे कुछ टोना टोटका करा देना होगा, ये होगा वो होगा, ऐसी जो मान्यताएं थी, इस कारण से जो है माता पिता बच्चे के जन्म अक्षर के आधार पे जो अक्षर जो निकला था उसके आधार पे नाम नहीं रखा करते थे। लेकिन ये भी सच बात है कि जन्म नामाक्षर के आधार पे जो अक्षर के आधार पे जो नाम रखते हैं बच्चों के, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा सुफलदायी हुआ करते हैं। कारण ये है कि एक ही नाम के आधार पे जो घटनाक्रम जीवन में घटेगा तो नाम का भी अपना एक फल हुआ करता है। हमारे यहाँ पर ज्योतिष की एक शाखा है, उसका नाम है अंक ज्योतिष। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या है कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पे प्रेडिक्शन की जाती हैं, और किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो उसके नाम के अक्षर लिए जाते हैं और नाम के अक्षर के आधार पे एक अंक निकलता है और उसके आधार पे प्रेडिक्शन की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नाम का बड़ा महत्व है। तो जितने भी धार्मिक कार्य किए जाने करते हैं हम लोग, वो जन्म राशि के आधार पे या जन्म नक्षत्र के आधार पे जो अक्षर निकला है उसके आधार पे किए जाते हैं। सर्व मंगल मांगले यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। अर्थात अगर आप किसी देश की यात्रा कर रहे हैं, आपका गोचर वगैरह देखना है कि आजकल शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही, या शुभाशुभ देख रहे हैं, या विवाह आदि जो करते हैं, या 16 संस्कार जो हम करते हैं, उन सब का अगर विचार कर रहे हैं तो उसमें जन्म राशि जो है वो प्रधान हुआ करती है। नाम राशि जो हुआ करती है उसका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायम व्यवहार के नाम राशिम चिंतित जन्म राशिम न चिंतित। हाँ, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो प्रचलित नाम है उसके आधार पे आप स्कूल में नाम जो है एडमिशन ले सकते हैं, उसी नाम से आप है ना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसी प्रकार से आप है ना जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये प्रचलित नाम के आधार पे है। लेकिन जितना भी धार्मिक दृष्टिकोण से काम होगा वो सारा का सारा आपके जन्म नामाक्षर के आधार पे हुआ करता है। तो जहाँ तक संभव हो सके अगर ऐसे अक्षर मिल जाते हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो मिलते नहीं है, जिनके आधार पर आजकल के संदर्भ में जो नया नाम नहीं मिलता है, तो बच्चों के जो नाम है वो माता पिता अपनी पसंद के अनुसार रख लिया करते हैं। तो दोनों ही परिपाटी हैं, आपको दोनों नाम रखने की आपको सहूलियत देता है शास्त्र। आप जन्म अक्षर के आधार पे जो भी निकलता है उसके ऊपर भी आप नाम जो है रख लीजिए, वो जन्म पत्री में हमेशा लिखा रहता है। दूसरा, आपको जो पसंद है वो नाम भी आप बच्चे का रख सकते हो। लेकिन हमेशा नाम ऐसे रखने चाहिए जो मीनिंगफुल हों, जो कि कहीं न कहीं बच्चे के लिए जीवन में उस उन्नति कारक हों, उसको प्रोग्रेस की ओर लेके जाएं, उसके अंदर एक इस प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करें कि बच्चा सकारात्मक रहे, जीवन में खुशहाल रहे, हर प्रकार से जो है समृद्धशाली बने। तो कुछ जो अच्छे नाम हैं उनको जो है परंपरा से हमें लेना चाहिए। पुराने जितने भी नाम आप देखे जा करके बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, थोड़े अटपटे हुआ करते थे, लेकिन सभी के सभी लोग जो है ना वो स्वस्थ भी मिलेंगे और सभी के सभी लोग दीर्घायु भी मिलेंगे और सभी के सभी जो लोग हैं खुशहाल भी मिलेंगे। तो जो भी नाम रख रहे हैं हम जन्म नामाक्षर के आधार पे भी रख सकते हो और अपनी पसंद के अनुसार भी रख सकते हो, लेकिन दोनों नाम मीनिंगफुल रखने चाहिए। जी, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हैं। आप जन्मपत्री में जो नामकरण के दौरान जो नाम निकाला जाता है उसके अक्षर पर भी आप रख सकते हैं, और जो आपको नाम पसंद है उसके अनुसार भी आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। और जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि जो भी नाम अपने बच्चे का रखें उसका एक अर्थ होना चाहिए, वो अर्थ जो उस बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करे, जिसको जब भी वो सोचे कि अच्छा मेरा नाम ये है तो इसका अर्थ ये होता है, यानी कि मैं इस तरह का हूँ, तो वो जब पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आएगी तो वो खुद ब खुद कामयाबी की ओर आगे बढ़ेगा। तो जितने भी जिस तरीके से नाम प्रचलित हैं उनको देखते हुए और अपनी जो गणना है उसके अनुसार भी आप नाम बच्चे का रख सकते हैं। तो जन्मपत्री के आधार पर आपको नाम रखना है या फिर आप अपनी तरफ से बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जन्मपत्री की, और ये भी हम बात कर रहे हैं कि जन्मपत्री जब हम देखते हैं, जब हम बनवाने जाते हैं तो उसका जब आंकलन किया जाता है तो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें अवगत करा दी जाती हैं। तो क्या अगर एक ज्योतिषी की बात करें तो आपके अनुसार क्या लगता है कि किस तरीके से भविष्यवाणी की जाती है जन्मपत्री के आधार पर, इसे विस्तार से बताएं। देखिए, जो आधारभूत जो ढांचा है वो सर्वप्रथम तो हमारे पास जन्मपत्री।
जन्मपत्री के लिए भी आचार्य जो वराहमिहिर हुए, उन्होंने अपने लघु जातक शास्त्र है उनका, उन्होंने बहुत ही सुंदर इसके बारे में परिभाषा दी। श्री जन्मपत्री शुभ दीपकेन व्यक्तम भवेद भावी फलम समग्रम छपा प्रदीपेन यथाग्रस्तम घटादिजातम प्रकटत्वमेति। ये जो श्री शब्द जो है उससे जन्मपत्री को ओतप्रोत किया गया कि जो जन्मपत्री है ये श्री की भांति है, सुख समृद्धि आदि सब कुछ प्रदान करने वाली है। क्यों है? क्योंकि जो घटनाक्रम है मनुष्य के जीवन में जो घटेगा उसको ये हमारे सामने प्रदर्शित करती है, इसलिए एक प्रकार की सबसे बड़ी हमारी धरोहर ही भी है और हमारी सबसे बड़ा मित्र भी है। जो फलादेश की जो परिपाटी है उसमें हमारे यहाँ पर 18 प्रवर्तक ऋषि हुए और उनमें से महर्षि पराशर जी का, वराहमिहिर आदि जो ऋषि हैं इनका नाम आजकल जो है हम कह सकते हैं कि स्वर्ण अक्षरों के अंदर जो है अंकित है और सभी लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो उनके जो नियम उपनियम हैं उन्हीं के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और जो भी उन्होंने उपनियम आदि बनाए हैं वही हमारे पास है। उसमें हमारे पास 12 राशियाँ हैं, 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योग हैं वो हैं कुंडली में बनने वाले ग्रह योग। ये जो टोटल हैं ये 832 प्रकार के हुआ करते हैं। उनमें नाभस योग आदि हैं वो तो उनकी जो संख्या है वो तो अपरिमित है, लेकिन मैं एक योग के संदर्भ में ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक योग हुआ करता है, उसका नाम है गजकेसरी योग। फलादेश करते समय बहुत सारे लोग जो हैं ये भूल जाया करते हैं कि इसकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो गजकेसरी योग जो है उसका जो फल है वो परिपूर्ण रूप से जातक के जीवन में कई बार घटित होता है और कई बार घटित नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो हमारे यहाँ पर जो गजकेसरी योग है उसके बारे में लिखा मिलता है, केंद्र स्थिते देवगुरो शशांकाद योगस तदाहु गजकेसरीति गजकेसरी संजाता है तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवित। यानी यदि चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति स्थित होगा तो गजकेसरी योग, गजकेसरी योग में जो उत्पन्न जातक है वो तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, गुण संपन्न होता है और बड़े बड़े लोगों से उसके संबंध हुआ करते हैं। तो ये सब जो नियम हैं, अगर इन नियमों को गणना के आधार पर अगर हम लेके चलें तो फलादेश की बात हम कर सकते हैं। अगर नियम हैं उन नियमों को वैसे ही हर कुंडली पे अगर हम लागू कर देंगे तो संभावना है कि हमारा जो फलादेश है वो निष्फल भी होगा और गलत भी होगा। तो कुंडली का जो आधार है वो तो हमारे जितने नियम उपनियम है वो ही रहेंगे, लेकिन गणना का आधार स्वयं ज्योतिषी के अंतश्चेतना, उसके पठन पाठन और उसके स्वाध्याय और आधारित हुआ करता है कि वो गणना निकाल करके बतलाए कि ये योग जो है वो किस प्रकार से कितना प्रभावशाली होगा। तो एक अच्छा ज्योतिषी ही आपकी कुंडली को देखकर अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। आचार्य जी, हमारे पास समय की बेहद कमी है क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आपसे सुझाव जानना चाहेंगे, एक छोटा सा सुझाव आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज बात कर रहे थे हम कुंडली की, तो सुझाव यही है कि कुंडली अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन कुंडली बनाने के बाद कुंडली को यहीं इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए। उसको या तो आप जो है लाल वस्त्र में लपेट के रखें या उस पर मोली बांध करके रखिए, क्योंकि वो भी श्री जन्मपत्री के नाम से उसको हमारे शास्त्र में उसको संज्ञा दी गई है। इसलिए जन्मपत्री बनाने के बाद उसको शुभ स्थान पर जो है स्वच्छ जगह और लाल वस्त्र में लपेट के रखने से भी जन्मपत्री का जो फल है वो आपको बहुत अच्छा मिलने लग जाता है। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को इतनी लाभप्रद जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमारा यह खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।